बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्बा गेस्ट हाउस जहां हम ठहरे हुए थे, उसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा और सख्त थी कि अव्वल यहां हम पर हमला करना बहुत मुश्किल था। अगर हमला करने की जुर्रत कर भी ली जाती तो सबको मुख्तलिफ कमरों में ख़त्म करना नामुमकिन था। वीरान सड़क पर 4 गाड़ियों के काफिले को रोकना और उन्हें ख़त्म करना इतना ही आसान था जैसे बैठी हुई बतख को पकड़ना। मुबशर का गोताखोरी के लिए हमारा सामान खरीदना और दिलचस्पी लेना, फिलिपाइनी गोताखोरों का इंतज़ाम करना और बार बार अलवजी जाने पर इसरार करना मेरे ख्याल की तायद करते थे। हम तो ज़मीर और जज्बात के कैदी थे। दोनों फिलिपाइनी भी बिला वजह मारे जाते। दूसरे रोज़ दिन 11 बजे के करीब पहले मुबशर हमारे पास आया। उसके आने के थोड़ी ही देर बाद कर्नल नबील का फ़ोन आ गया कि वो गेस्ट हाउस के एक कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा है। नबील को मैंने कहा कि इस ड्रामे का क्लाइमेक्स बिल्कुल करीब है। हमें फौरी तौर पर 100 के करीब मुसल्लह फौजी, गोताखोर और 2 बड़ी क्रेनें चाहिए ताकि बागियों को गिरफ्तार किया जा सके और समुंदर में डंप असलहा निकाला जा सके। नबील को यकीन दिलाने पर कि सब काम ऐसे ही होगा जैसा कि मैंने बयान किया है, वो इंतज़ाम करने छावनी चला गया और मैं इमरान के कमरे में आ गया जहां मुबशर बैठा हुआ था। कर्नल नबील ने मुझे बताया था कि ये तमाम इंतज़ामात 4 घंटे में मुकम्मल हो जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो छावनी से मुझे कॉल करेगा। बसूरत दीगर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करके वो गेस्ट हाउस में मुझे आकर मिलेगा। मैंने इस मौका को गनीमत जाना और पहले कैसर, अब्दुल्ला और रज़ी को कहा कि मुसल्ला हो जाएं और मुबशर को किसी सूरत भी गेस्ट हाउस से बाहर ना जाने दें। उन्हें यह हदायत देकर मैं इमरान के कमरे में चला आया जहां मुजम्मल, इमरान और मुबशर बैठे हुए थे। मुबशर मुझसे बहुत तपाक से मिला। मैंने इमरान को कहा कि मुबशर को चाय वगैरह पिलाएं क्योंकि इससे हाथ मिलाते वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे इसे सर्दी और बुखार जुकाम हो रहा है। इमरान बोला कि चाय का वो बहुत पहले आर्डर दे चुका है। मैं चूंकि मुबशर की असलियत से वाकिफ हो चुका था, इसलिए मैंने उसे नरम पैराए में चुभते हुए सवाल पूछना शुरू कर दिए। मुबशर, मैं हैरान हूँ कि तुम किस मट्टी के बने हुए हो कि रात भर ड्यूटी देने के बावजूद भी तुम बिल्कुल तरोताज़ा दिखाई देते हो। मेरे इस सवाल पर वो हंसा और बोला कि मैं मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करते करते आदी हो चुका हूँ। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी तायद की। कल शाम मैंने तुम्हारी गाड़ी में 3 सूडानियों को बैठे हुए देखा था। क्या वो भी तुम्हारे साथ ही काम करते हैं? मेरे इस सवाल से मुबशर के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो कुर्सी पर संभल कर बैठकर चंद सेकंड सोचने के बाद बोला, वो तीनों सूडानी दरअसल मेरे पुराने गाहक थे जिन्हें मैं कई बार मदीना ले गया था। कल उन्होंने बहुत मजबूर किया तो मैं उन्हें मदीने ले गया था और अली सुबह ही वापस पहुंचे हैं। लेकिन तुमने उन सूडानियों को उनके कमरे से पिक किया था। फिर तुम्हारी गाड़ी मदीना जाने की बजाय अलवजी जाने वाली कोस्ट गार्ड के दफातर वाली सड़क की तरफ मुड़ गई थी। मेरे इस इंकशाफ पर मुबशर बिल्कुल हरासा हो गया। उसके मुंह से बात तक ना निकल रही थी और वो खामोशी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मुजम्मल और इमरान भी हैरत से कभी मुझे और कभी मुबशर को देख रहे थे। मैंने चूंकि मुबशर का भेद खोलना था, इसलिए पूरी तैयारी से आया था। मैंने यकायक रिवाल्वर निकालकर उसका रुख मुबशर की तरफ कर दिया और इमरान को कहा कि फौरी तौर पर कैसर, अब्दुल्ला और रज़ी को बुलाओ। इमरान कुछ ना समझते हुए गैर हाजिर दिमागी के साथ खड़ा था। मैंने सख्त लहजे में कहा, इमरान, क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? इमरान फौरन बेध्यानी की कैफियत से बाहर निकल गया। मुझे इमरान के साथ बात करते हुए मुबशर ने मेरी इस बेध्यानी का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी कमीज़ के अंदर हाथ डालना चाहा तो मैंने कहा, मुबशर, अगर तुमने ज़रा भी कोई हरकत की तो सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म के आर पार कर दूंगा। मुबशर का हाथ वहीं रुक गया। मैंने अपने रिवाल्वर की नाल से उसे अपने हाथ ऊपर करने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद इमरान और बाकी तीनों साथी भी अंदर आ गए। मैंने कैसर और रज़ी को कहा कि मुबशर के दोनों हाथ पकड़ लो और अब्दुल्ला को कहा कि इसके लंबे बालों को पकड़कर इसका सर पीछे करो। जब मुबशर पर पूरी तरह गिरफ्त कर ली तो इमरान को कहा कि मुबशर की तलाशी लो। इमरान तलाशी लेने लगा तो उसकी कमीज के अंदर से एक 32 बोर पिस्टल निकला। मुजम्मल और इमरान अभी इस वाक़या की तह तक नहीं पहुंचे थे। रज़ी ने अलवजी साथ ले जाने वाले सामान से एक रस्सी निकाली और मुबशर को कुर्सी के साथ इस तरह जकड़ दिया कि वो हाथ पाँव ना हिला सके। अब मैंने मुबशर को कहा कि वो सबको सुनाने के लिए अपनी शाम की कार्रवाई बयान करे तो कैसर ने कहा, सर, मैं बाकी साथियों को भी बुला लेता हूँ ताकि वो भी सब सुन लें, खासकर जेसीओ और दोनों सिपाही जिनके पास ये बहुत ज़्यादा बैठता था। मैंने कैसर को कहा कि सब के लिए ये कमरा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए सब ड्राइंग रूम में जमा हो जाएं। मुबशर को इसी हालत में उठाकर ड्राइंग रूम में ले जाया गया।
जब सब साथी ड्राइंग रूम में जमा हो गए तो मैंने सब साथियों को शुरू वाले वाकयात सुनाने के बाद मुबशर से सवालों का सिलसिला वहीं से शुरू कर दिया जो इमरान के कमरे में बंद किया था। कोस्ट गार्ड की बिरोनी दीवार के साथ खड़ी गाड़ी में दो आदमी भी तुम्हारे साथ हो लिए थे। दोनों ने तोप पहन रखी थी और दोनों गाड़ियों में तुम लोग साकन समुंदर के एक महसूस हिस्से के पास जा रुके। तुमने समुंदर में कई गोते लगाने के बाद सोडानियों की फेंकी हुई रस्सी के जरिए समंदर की तह से एक पेटी निकाली और उस पेटी को वहीं पर खोला गया और उसमें से 12 ऑटोमेटिक राइफलें और 2 पैकेट गोलियां निकली जिन्हें तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में रखा गया और रात के अंधेरे में दोनों गाड़ियां शहर की जानिब रवाना हो गई। मुबशर का रंग खौफ के मारे सफ़ेद हो रहा था। उसने मेरे बयान करदा वाकया को ना तो झुटलाया और ना अपनी सफाई में एक लफ्ज़ तक कहा। एक मुजरम की तरह वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। वो सर झुकाए खामोश बैठा था। इमरान और मुजम्मल का शर्मिंदगी और गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्हें शर्मिंदगी इस बात की थी कि उनके एक हम वतन, हम जुबान और पुराने शनासा ने उन्हें दियारे गैर में ठेस पहुंचाई थी। मुजम्मल इसको बरसों से जानता था। उसकी पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान के लिए बेवतनी और उसकी शादी की दास्तान सुनकर हमने उसे गले लगाया और उसकी भरपूर माली मुआवनत भी की थी। मुजम्मल खामोशी से उठकर अपने कमरे में गया और वापस लौटा तो उसके हाथ में रिवाल्वर था और आते ही गुस्से से बोला, मैं इस गद्दार और नमक हराम को उसकी नमक हरामी का अभी मजा चुकाता हूँ। मैंने और इमरान ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और मैंने उसके हाथ से रिवाल्वर छीन लिया। सिपाहियों ने ठंडा पानी लाकर मुजम्मल को पिलाया। जब पानी पीकर मुजम्मल का गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ तो मैंने सब साथियों को मुखातब करते हुए कहा कि टेलीफोन के दफ्तर में इसकी मुलाजमत करने की कहानी भी महज झूठी है और मैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। मुबशर ने मुजम्मल, इमरान, जेसीओ और दोनों सिपाहियों से अपनी हम वतनी और हम जुबान होने की वजह से मेरे माजी के मिशनों के मुतल्लिक खासी जानकारी हासिल कर ली होगी। उसी को पेश नज़र रखते हुए जब बागियों को हमारी हट दर्मी का बताया गया होगा तो हमसे निजात पाने के लिए यही एक सूरत उनके जहन में आई होगी कि हमें अलवजी जाते हुए रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाए और ये 12 राइफलें इसी मकसद के लिए समुंदर से निकाली गई होंगी। मेरी बात सुनकर मुजम्मल को फिर गुस्से का दौरा पड़ा। मुजम्मल का रिवाल्वर तो मैं पहले ही ले चुका था। उसने कुर्सी से बंधे मुबशर को चांटू और ठोकरों की नोक पर रख लिया। बाकी साथियों ने बड़ी मुश्किल से मुजम्मल को काबू किया। मैंने मुजम्मल को समझाते हुए कहा कि मुजम्मल, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसने हम सब को बेवकूफ़ बनाया है। थोड़ी देर में ही यहाँ की छावनी की फौज हरकत में आ जाएगी और आज ही ना सिर्फ बागियों को गिरफ्तार कर लेंगे बल्कि डंप असलहा भी निकाल लेंगे। हमारे ज़िम्मे जो काम था हमने पूरा कर दिया। बागियों के मुतल्लिक मुबशर खुद फौजियों की रहनुमाई करेगा और सऊदी कानून के मुताबिक सबको सजाएं दी जाएंगी। इसलिए हमें मुबशर को जिस्मानी इज़ा नहीं देनी चाहिए। अगर इसमें ज़मीर नाम की कोई बात है तो ये अपनी जिस्मानी मौत मरने से पहले ज़मीर की मौत 1000 बार मरेगा। हमारी तरफ से उसकी यही सज़ा है। फिर मुबशर को पानी पिलाया गया। बाद दोपहर कर्नल नबील मजीद अपने फौजी अफसरों और एक ट्रक में फौजी जवानों के साथ गेस्ट हाउस में आया। मैंने उसे कल और आज वाले वाकयात तफसील से बताए और कहा कि मुबशर ने कल रात सूडानियों और सऊदियों के साथ मिलकर समुंदर के जिस हिस्से से राइफल्स निकाली थी, मुझे पुख्ता यकीन है कि बागियों का बाकी सारा असलहा वहीं डंप है। कर्नल नबील ने कहा कि अब ये सब कुछ हम पर छोड़ दो। मुबशर और उसके साथी इस तफसील से बाकी बागियों के मुतल्लिक हमें ऐसे सब कुछ बताएंगे जैसे उन लोगों ने इसके सिवा कुछ बोलना सीखा ही ना हो। कर्नल ने 4 फौजी जवानों को बुलाकर मुबशर को उनके हवाले करने से पहले पूछा कि तुम हमें बाकी बागियों के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील से आराम से बता दोगे या फिर हमारे महसूस तरीके यूज़ करने से बताओगे जिसकी इब्तदा हम तुम्हारे हाथ पाँव की उंगलियों के नाखूनों को जड़ से निकालने से करेंगे। मुबशर ने यह देखते हुए कि अब वह बुरी तरह फंस चुका है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो कर्नल नबील को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कर्नल नबील ने कहा कि तुम बागी नहीं हो, बस बागियों का साथ दे रहे हो। इसलिए अगर हमारे साथ मुकम्मल ताउन करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ मुकम्मल रियायत करेंगे। कर्नल नबील के साथ दूसरे फौजी छावनी से करेने और गोताखोर साथ लेकर समुंदर के उस हिस्से की तरफ चल दिए जिधर असलहा डंप था। कर्नल नबील की खसूसी इजाज़त से मैं अपने तमाम साथियों के साथ वहां पहुंचा, वरना इस सारे एरिया को फौज ने घेरे में ले रखा था। गोताखोरों ने जब असलहा की पेटियों के बाद जब पहली त्यारा शिकन तोप निकाली
تو ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ کرنل نبیل 2 روز جنبہ میں رہا، روزانہ ہی اس کی مجھ سے ملاقات ہوتی رہی۔ نبیل نے بتایا کہ مبشر نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ سوڈانیوں کا 200 سے بڑا گروہ پکڑنے کے علاوہ 8 فلسطینی اور 60 سے زائد سعودی بھی ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ ڈمپ کیا ہوا تمام اسلحہ نکال لیا گیا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میرے پوچھنے پر کہ مبشر کا کیا حشر ہوگا، نبیل کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، یہ تو عدالت کا کام ہے کہ باغیوں کو قانون کے مطابق سزا دینا، اور ہم لوگ عدالت کے کاموں میں مخل نہیں ہوتے۔ جنبہ میں ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا اور اب ہم لوگ واپس جدہ جانا چاہتے تھے۔ کرنل نبیل، جو اب ہم سب ساتھیوں سے ہاسا فری ہو چکا تھا، بولا کہ آپ لوگ مزید یہاں رکیں، مجھے یہاں اپنا کام مکمل کر لینے دیں، پھر ہم لوگ اکٹھے جدہ چلیں گے۔ کرنل نبیل کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ جب میں کمانڈر ان چیف شہزادے سے ملوں تو اس کی کارکردگی پر کچھ تعریفی کلمات ضرور کہوں تاکہ اس کی ترقی کے چانس بن جائیں، کیونکہ خود کرنل نبیل شہزادے سے یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا۔ لہذا میں نے کرنل نبیل کو کہا، جدہ پہنچ کر شہزادے سے ملنے پر تمہاری کارکردگی کا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ میں بھی تمہارے کام سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ کرنل نبیل کی یہ سن کر باتیں کھل گئی اور بولا کہ میں یہاں 2-3 روز میں باغیوں کی گرفتاریوں کو مکمل کر لوں، اس دوران شاید مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، اسی لیے میں نے اپنے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کو آپ کی مشن میں کامیابی کی خبر سنا دی ہے اور ان سے آپ لوگوں کے چند روز مزید یہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی لے لی ہے۔ میرے پوچھنے پر نبیل نے بتایا کہ مبشر پر ابھی کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ابھی تک تو اس کی دی گئی معلومات کی روشنی میں ہم باغیوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہاں کے کوسٹ گارڈ کے چند جوان اور 2 افسر بھی باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہی کے ذریعے اسلحہ کو یہاں جنبہ میں ڈمپ کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ انتہائی خفیہ بات ہے، لیکن جس طرح آپ نے حکومت کے خلاف ہونے والی سازش کو بے نقاب کیا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوڈانی چھاپا ماروں اور باغیوں کو یہ اسلحہ اور بہت زیادہ ڈالر ایک امریکی آئل ٹینکر نے ہماری سمندری حدود سے باہر کھلے سمندر میں دیا تھا، ورنہ سوڈانی اپنے طور پر اتنی بڑی کارروائی کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری باغی رجمنٹ کو بھی ان امریکیوں کی ہی سپورٹ ملی تھی۔ بہرحال یہ معاملہ بہت اونچے لیول کا ہے۔ ہماری حکومت نے باغی رجمنٹ سے نمٹنے کے بعد مصلحتاً امریکہ سے احتجاج نہیں کیا تھا۔ ہم مزید 5 روز جنبہ میں رہے اور اس بندرگاہ کے شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور جنبہ النحل بھی گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہات تھا جس میں کھجوروں کے سینکڑوں درخت لگے ہوئے تھے، اسی لیے اس نخلستان کو جنبہ النخل کہا جاتا ہے۔ تیل کی دولت ملنے سے پہلے اس دیہات کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور یہاں کے کنووں اور چشموں سے جنبہ کے بندرگاہی شہر کو میٹھے پانی کی سپلائی ایک چھوٹی نہر نکال کر کی گئی تھی۔ زمانہ قدیم میں اس گاؤں کی اتنی اہمیت تھی کہ یہاں پتھروں کا بنا ہوا ایک قلعہ بھی تھا جسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس قلعہ کی دیواریں اور اندر کے آثارات ابھی بھی موجود ہیں۔ جنبہ میں قیام کے دوران کرنل نبیل ایک روز ہمارے پاس گیسٹ ہاؤس میں آیا اور مجھے اور میرے ساتھ مزمل، عمران، جیسیو اور دونوں سپاہیوں کو اپنے ساتھ چھاؤنی لے گیا۔ اس نے کہا کہ مبشر نے باغی تو پکڑوا دیے ہیں، مگر اپنے ماضی اور حال کے متعلق کچھ نہیں بتاتا۔ ہم نے جب اسے ٹارچر کرنے کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے متعلق سب کچھ بتا دے گا اگر آپ سب کو بلوا لیا جائے۔ مبشر کو اسٹاف کے چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ کمرے میں ایک پنکھا اور بیڈ بھی تھا۔ سوائے اس کی شیف بڑی ہونے کے اس کے جسم پر تشدد کے کوئی نشان نہ تھے اور نہ ہی مبشر نے تفتیشی افسروں کی کوئی شکایت کی۔ ایک انڈین ہندو بنگالی کو مترجم کے طور پر رکھا گیا تھا۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو مبشر نے نظریں نیچی کیے ہمیں سلام کیا۔ ہم سب سویلین لباس میں تھے۔ ہندو بنگالی جو مترجم بن کر بڑا فن ہان بن رہا تھا بولا کہ میں اس سے سب کچھ اگلوانے ہی والا تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ بڑی بے رخی سے بولا کہ میں ٹیگور فیملی سے ہوں اور میرا نام بسواس ٹیگور ہے۔ اس ہندو کو دیکھتے ہی مجھے اس کے طرز گفتگو سے گھن آنے لگی۔ کرنل نبیل کی موجودگی کو میں نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر بسواس، تمہارا کام ختم ہوا، اب پلٹ کر بھی یہاں نہ آنا، اب باہر چلے جاؤ۔ بسواس کو میرا اس طرح اسے کہنا عجیب لگا اور کرنل نبیل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سر میں واقعی چلا جاؤں؟ کرنل نبیل نے اسے کہا کہ سنا نہیں تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ بسواس جانے لگا تو مبشر نے کہا،
आप इसे मत जाने दीजिए, क्योंकि मुझे बागियों से मिलवाने वाला यही है, और जो मैंने तफ्तीश में बताया है इसको उसने तोड़ मोड़ कर आप लोगों को बताया है। और अब मैं मजीद भी कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कई बेगुनाहों को भी पकड़वा दिया है, जबकि असल बागी अब तक बचे हुए हैं। बदकिस्मती से मुबशर की अंग्रेजी कमज़ोर थी और अरबी ज़ुबान पर उसे अबूर हासिल ना था। यह सुनकर बिस्वास, जो कमरे से बाहर निकल ही रहा था, वापस बुला लिया गया और कर्नल नबील को यह कहकर कि मुबशर को बागियों से मिलवाने वाला विश्वास है और उसने कई बेगुनाह भी पकड़वा दिए हैं और असल बागी अभी तक बचे हुए हैं, लिहाजा विश्वास से तफ्तीश की मुझे इजाज़त दी जाए। और विश्वास को उस स्टूल पर बिठा दिया जहां पर पहले मुबशर बैठा हुआ था। नबील ने दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को बिस्किट कहवा लाने का कहा। कुर्सियां आ गईं तो नबील भी हमारे साथ बैठ गया। मैंने विश्वास से तफ्तीश का आगाज़ करते हुए कहा कि अपना नाम और अपने आबाई इलाके का नाम बताओ। विश्वास ने कहा कि अपना नाम तो मैं पहले बता चुका हूँ और अपने आबाई इलाके का नाम अभी वो कह पाया था कि मैंने जेसीओ को इशारा किया। उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ विश्वास को रसीद किया और कहा कि तुमको सर से बात करने की तमीज़ नहीं है, ये तमीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। थप्पड़ पड़ते ही विश्वास स्टूल समेत नीचे गिर गया और हैरानी से हम सब को देख रहा था। जेसीओ ने उसे मुर्गा बनने का कहा और खुद उस पर सवार हो गया और सिपाहियों को कहा कि अपने जूतों से उसकी ठुकाई करें। विश्वास जेसीओ के वजन से बैठा जाता था और सिपाही जूते मारते हुए उसे अपनी पुश्त ऊपर रखने का कह रहे थे। ठीक 5 मिनट लितर परेड होने पर विश्वास की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और चारू शाने चित जमीन पर गिर पड़ा और डिकराने लगा। जेसीओ ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि जारी रखो। अब जेसीओ ने सिपाहियों और रजी की मदद से मुबशर के बेड के पाए विश्वास के दोनों हाथों पर रखे और बेड की उसी जानब चारू बेड पर बैठ गए। फौजी बेड लोहे के बने होते हैं। उन चारों के वजन से पाए विश्वास के हाथों में घुसने लगे और दर्द ना बर्दाश्त करते हुए विश्वास चीखने चिल्लाने लगा और बोला, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी विश्वास की कुव्वत मुदाफ़ियत का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया था, चनाचे मैंने उसके शोरगुल को नज़रअंदाज करते हुए साथियों को अपना शुगल जारी रखने का कहा। और वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था कि विश्वास को कोई कहानी घड़ने का मौका ही ना मिले। मजीद 5 मिनट बाद लोहे के पाए उसकी हथेलियों को पहाड़ते हुए अंदर घुस गए तो विश्वास की कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे गई। वो उसी हालत में पड़ा हुआ बोलना शुरू हो गया। साहब, हमने मुबशर को सूडानी बागियों से मिलवाया था। मिलाने से पहले हमने उसके तमाम घर वालों के नाम और पते लिख लिए और बागियों से मिलाने के बाद हमने उसको बोला था कि अब अगर उसने कदम वापस लिए तो हम उसको और उसके घर वालों को मरवा देगा। मेरा इस छावनी के एक सार्जेंट से मिलना जुलना है जो खुद भी बागियों का साथी है। जब मुबशर पकड़ा गया तो सार्जेंट ने मुतरजम के तौर पर मुझे बुलाया। मुबशर ने जिन बागियों के नाम और पते मुझे बताए, मैंने तफ्तीशी अफसरान को उनके नाम और पते बताने के बजाय उन लोगों के नाम पते लिखवा दिए जिनका बागियों से कोई ताल्लुक ना था। हमसे बड़ा भूल हो गया साहब, हमको माफ़ कर दो।